जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में जो बाढ़ आ रहा है इसका कोई सटीक उपाय है या नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हम बिहार को अगले 100 साल तक बाढ़ से बचा सकें। देखिए, जो बिहार का उत्तरी भाग है, गंगा से ऊपर का एरिया, उसका 76% जो जनसंख्या है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में रहती है। बिहार में इतना बाढ़ आता है कि टोटल भारत में आने वाले बाढ़ का लगभग 17% अकेले बिहार में आ जाता है। टोटल हिंदुस्तान में जितने लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं उसका 22% जनसंख्या अकेले बिहार में बाढ़ से पीड़ित हो जाती है। और ये एक बार की नहीं है, हर साल की कहानी है। इस वीडियो में हम बाढ़ की समस्याओं को नहीं गिनवाएंगे, बल्कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके सटीक उपाय क्या क्या हैं जिससे हम बिहार को बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकें। बिहार में कई ऐसे भी जिले हैं जहां का सामान्य जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां पानी की दिक्कत है, वो हर साल वहां सूखे पड़ने लगते हैं। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए नदियों का काफी बड़ा रोल है। अब बिहार जो है वो बीच में आ जाता है। एक्चुअली उत्तर बिहार में, उत्तर साइड में नेपाल है, वो उठ जाता है, और नीचे झारखंड है, ये उठ जाता है, बिहार आ जाता है बीच से। झारखंड से नदियां भी बिहार में एंट्री कर देती हैं और नेपाल से भी। क्योंकि नेपाल जो है वो हिमालयी एरिया है, वहां की नदियों में पानी ज्यादा रहता है। अब इस नदियों पे बांध बनाया गया है नेपाल में। जैसे सबसे ज्यादा तबाही बचा देती है कोसी नदी। अब ये जो कोसी पर बांध बनाया गया था भारत नेपाल द्वारा, वो 1958 में बनना चालू हुआ था। 62 के बाद ये ऑपरेशनली हुआ। अब ये इतना पुराना बैराज है, ये बैराज की क्षमता भी नहीं है कि वो ज्यादा पानी को रोक सके। अब नेपाल की भी मजबूरी है, अगर वो बांध का फाटक नहीं खोलता है ना, तो पानी इस पुल के ऊपर से गुजरने लगेगा, बैराज के ऊपर से, और ज्यादा जबरदस्ती किया तो पूरा तोड़ देगा, फाटके नहीं रहेगा और पूरी तरह से दह जाएगा बिहार। तो भारत सरकार को यहाँ जरूरत है कि नेपाल से सहयोग करके, उससे दोनों मिल बैठ करके एक आधुनिक क्षमता वाला एक बड़ा सा बांध बनाया जाए, जो कि अपने पीछे बहुत बड़े पानी को रोक सके, न कि इतने छोटे पानी को, वरना यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। नेपाल की भी मजबूरी है, वो बांध के पानी को छोड़े ना छोड़े कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक हफ्ता ज्यादा लेट तक रोक देगा तो पानी ऊपर से चला जाएगा, बांध भी टूट सकता है। जबकि आप ये देखेंगे, ये आधुनिक बांध जिस तरह से हम लोगों ने बनाया उत्तराखंड के एरिया में, वहां पर वो उस तरह के बांध को हम लोगों को नेपाल से सहयोग करके मिलकर बनाना चाहिए। इस बड़े बांध से हमें फायदा ये होगा कि हम इससे बिजली भी बना सकते हैं, जिसे नेपाल और भारत दोनों उस बिजली का इस्तेमाल करेंगे और बिहार को बांध से मुक्ति मिलेगी। देखिए, जो नदी का पानी नेपाल से आ रहा है, इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जो बाढ़ नहीं आएगा। तो जो पानी है, इसके साथ आप ये 5 क्रिया कर सकते हैं। सबसे पहला है, आपको उस पानी की निकास को बढ़िया से बना के रखना है, ड्रेन। जैसे किसी कमरे में अगर पानी को निकलने का जगह नहीं रहेगा तो एक बाल्टी भी पानी फेंक दीजिएगा तो उसमें पूरा पानी जमा हो जाएगा, जबकि निकलने का रास्ता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे जरूरी काम है हमें निकलने का रास्ता देना, फिर नहर बनाना, जलाशय, डैम तथा लिंकेज प्रोग्राम को चालू करना। इसकी क्या क्या समस्याएं आएंगी, इसकी पूरी तरह से हम लोग एक ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो मुख्य नदी है गंगा नदी, वो गंगा नदी में ही इतना ज्यादा कचरा हो जाता है, मिट्टी गाद जमा हो जाती है कि वहां पानी, एक्स्ट्रा पानी का जगह ही नहीं है। जबकि अगर हम केवल उस गंगा के अंदर की मिट्टी को बाहर कर दे तो वो बाढ़ के पानी का लगभग 40% एरिया खुद ही सोख लेगा, उतना पानी को रखने का जगह दे देगा। इसके लिए एक विशेष करके जहाज आते हैं, डोजर कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को नीचे से काट देते हैं और इनके आगे एक पंप होता है, वो मिट्टी को फेंक देते हैं। आप जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उससे फेंक सकते हैं। इससे हमें डबल फायदा होगा कि गंगा की मिट्टी को काट के हम बाहर फेंक देंगे और बाहर उसका तटबंध भी बना देंगे। एक इससे डबल फायदा, तटबंध बनने से पानी का लेवल और ज्यादा स्टोर हो सकता है, और नीचे से मिट्टी काट देंगे तो और भी जा सकता है। तो इससे हमको तो पहले बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, और इसी के द्वारा हम बांध भी बना सकते हैं। और ऐसा किया जा सकता है। चाइना ने तो समुद्र में यह काम करके दिखा दिया। समुद्र की मिट्टी को निकाल के, बालू को निकाल के एक जगह उसने आर्टिफिशियल आइलैंड द्वीप बना लिया। हम चाइना से जब मुकाबला करना चाहते हैं तो केवल टीवी पे मुकाबला थोड़ी होगा, जमीन पर भी उसको करके दिखाना होगा। गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेनी चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा बिहार के गरीब लोगों को होगा, क्योंकि बिहार जो है, अगर नदियां गहरी हो गई तो बिहार के गंगा नदी पे हम ट्रांसपोर्टेशन चला सकते हैं। उस पे छोटी छोटी जो जहाजें होती हैं उसे ले जा सकते हैं, हम डायरेक्ट कलकत्ता से उससे जुड़ सकते हैं, जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा बचत होगी और हमारे जो सामान है वो सस्ते होंगे। और बिहार की पहुंच कलकत्ता बंदरगाह तक होने से हम डायरेक्ट बिहार वाले कहीं भी विदेशी व्यापार से जुड़ सकते
सकते हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। आप अगर नक्शा में देखेंगे तो ये बिहार है। बिहार की कनेक्टिविटी जो है ये आपके समुद्र से नहीं है। अगर नदी से हम इसको जोड़ देंगे कलकत्ता बंदरगाह से, तो यहां से कनेक्शन होने से हम विदेश में क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा विदेश के व्यापार को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। आपको एक सामान्य एग्जांपल देते हैं, बिहार जो है बाढ़ पीड़ित है, यहाँ जल की अधिकता होती है, यहाँ धान भी बोया जाता है। धान के साथ साथ आप एक मिश्रित खेती कर सकते हैं, आप उसमें बतख पालन कर सकते हैं। बतख को पानी पसंद है, ऐसा नहीं कि ये जलीय जीव है, इसको पानी से निकालेंगे तो मर जाएगा, इसे जल पसंद हो जाता है। ये धान के खेत के जो कीड़े मकोड़े उनको खा जाता है और धान में भी ये नुकसान कुछ नहीं करता है। तो ये हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, बिहार के लोगों की समस्या क्या है कि बिहार में जो बतख का अंडा है इसका कंज्यूम ज्यादा नहीं होता है, ना ही बतख के मांस का होता है। बिहार में मुर्गी का अंडा और मुर्गी के ही मांस को ज्यादा पसंद किया जाता है। जबकि आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में या कलकत्ता बंगाल के एरिया में, तो यहाँ बतख के अंडे और मांस दोनों की खपत होती है। लेकिन बिहार के लोग के पास ये क्षमता है, लेकिन वो सोचते हैं कि ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा इतना लग जाएगा, जबकि नदियां गहरी होती तो उसे पानी वाले जहाज से भेजते, बहुत कम का खर्चा आता और इन लोग को इनकम भी फायदे हो जाते। खाकी कैम्बल जो भूरे रंग की बतख होती है, ये ज्यादा अंडे देती है, जबकि विदेशों में बतख के अंडे का प्रयोग दवा के रूप में करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर सजग एक्शन ले तो विदेश में बतख के एक अंडे का रेट 40 रुपए है। अब आप बताइए, बिहार का एक सामान्य किसान जो एटीएम से पैसा निकालने नहीं जाता है, वो अपने अंडे को ले जाके क्या विदेश में बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट को लेनी चाहिए कि यहाँ पर एक ऑफिस रहना चाहिए गवर्नमेंट को, भाई जिनको जो भी किसान वाले हैं इनको अपना सामान को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ ले आके कलकत्ता इस ऑफिस को दीजिए। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग को बैठाइए, ये विदेश भेज सके। अब बताइए, वहाँ 40 रुपए है, यहाँ बिहार से अगर यहाँ 20 रुपए भी इनको डंप कर दिया जाता है तो यहाँ जो बैठा आदमी है इसको डबल का फायदा होगा। और यहाँ जो किसान है उसके लिए तो अलग से कोई जमीन नहीं लेनी, उसके खेत वाले एरिया में ही हो सकता है। बिहार के पास जो जमीन है उसका हम लोग डबल यूज कर सकते हैं। ये नदियों के गहरे करने से हमें कई फायदे होंगे। भारत सरकार को जो दूसरा इनिशिएटिव लेना चाहिए वो नहरों का जाल बिछा देना चाहिए। आप देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजली की ग्रिड पहुंची हुई है, बिजली सप्लाई पहुंची है, रेल हमारा हर जिला तक पहुंच जाता है, हमारे रेलवे लाइन। हमारे यहाँ देखेंगे तो हाईवे है, सड़कें बनाई गई हैं, जबकि हाईवे को बनाने में आप जानते हैं मिट्टी को काट के हाईवे पे लाया जाता है ताकि वो ऊंचा हो। तो हम लोग जहां तहां से मिट्टी काट लेते हैं। अगर इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से करते तो इन्हीं सड़कों के किनारे पैरेलल जहां जहां तक हाईवे जाता, दोनों साइड में हम नहरों को ले जा सकते थे और उस नहर की निकाली गई मिट्टी से हम इस सड़कों को ऊंचा कर देते। किसान की मिट्टी नहीं कटती और वही उसी काटे गए एरिया में हम नहर का निर्माण कर सकते थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब इस बार चुनाव में भाषण दे तो अपने भाषण में जरूर शामिल करें कि मित्रों, इस बार नहर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप बताइए, नहरों का जाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और नहर निर्माण के काम में टेक्नोलॉजी को ज्यादा शामिल करना चाहिए। आप देखेंगे तो नहर को इसे गड्ढा कर दिया जाता है और मिट्टी ना कटे, इसलिए इसमें सीमेंट की जो आरसीसी ढलैया की जो यहाँ पे साइड में ब्लॉकिंग लगाई जाती है और नीचे, ताकि नहर मजबूत रह सके। तो इसमें नहर के साइड में भी हमें क्या करना चाहिए कि इस जो नहर खुला हुआ नहर है इस पे हमें सोलर प्लांट लगा देने से डबल फायदा क्या होगा कि ये सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार जो जमीन खरीदती है उसे उस जमीन खरीदने का पैसा नहीं लगेगा। तो उस बचे हुए पैसे से हम नहर के लिए खुदाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कहेंगे तो हमें फ्री में मिल गया। अब इस नहर का मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा इससे पैदा होने वाली बिजली को बेच के सरकार कर सकती है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जिस तरह से रेलवे करती है वो पैटर्न अपनाना चाहिए। रेलवे को जो सीमेंट के स्लीपर रहते हैं जिसे हम लोग पटरी कहते हैं, उसके ऊपर लोहे का रेल होता है, सब अलग अलग जगह बनते हैं। पटरी कहीं और बन रहा है, क्लिप कहीं और बन रहा है, बैलेस्ट यानी पत्थर कहीं से और आ रहा है, एक जगह ले आके असेंबल कर दिया जाता है। उसी तरह इन नहरों का सामान एक जगह एक बहुत बड़ा कारखाना लगा के वहां बनाना चाहिए हर साइज के नहरों के लिए, और वहां पर एक जगह ले जाके उसे असेंबल करना चाहिए। और इसे मोदी जी को करना चाहिए कि प्राइवेट कर दीजिए, इसे प्राइवेट कीजिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि वैसे चीज को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिसमें पब्लिक का जॉब ज्यादा मिल रहा था और उसमें से बदले में इनकम भी ज्यादा थी। लेकिन गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन उसमें करना चाहिए जिसमें जहां सरकार विफल होती है, इसको प्राइवेट कंपनियां अच्छे से कर सकती थी और कह देना चाहिए कि भाई साहब इस पे जो बिजली होगा वो आप इसका यूज कीजिएगा, आप इसका सेलिंग कीजिएगा। गवर्नमेंट इसे यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लाती तो ज्यादा फायदा होता। सबसे बेहतरीन काम तो हमारे यहाँ जो पंचायत शुरू किया गया था, पंचायत से हम लोग की पहुंच जो है हर गांव तक हो गई है। तो गांव लेवल तक हमारे यहाँ जो नहरों को पहुंचाना जरूरी है। पैरेलल हाईवे के, रेलवे लाइन के आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हम अपने जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम भारत के एक कोने तक पहुंचा सके। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ कोई क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है और कोई सूखे से मर रहा है।
अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पैनल लगा देते हैं सोलर पैनल प्लांट से, तो इससे कई फायदे होंगे। ये जो नहर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है वो भी बचत होगा, ताकि ये हमारे खेत तक पहुंच सके, और हमें बिजली भी मिल रही है। इसे लगाने के लिए अलग से कोई पैनल नहीं, कोई जमीन नहीं खरीदना पड़ रहा है। और साथ ही जब इंजीनियर ये ऊपर वाले इलेक्ट्रिक पैनल की, इसकी हमेशा निगरानी होनी चाहिए, तो जब इसकी जांच करेंगे तो उसी के साथ साथ वो नहर की भी जांच कर लेंगे। वरना भारत में क्या होता है कि एक बार नहर बन गया, ना उसका कोई रिकंस्ट्रक्शन होगा, ना उसका कोई मेंटेनेंस होगा। तीसरा जो गवर्नमेंट को शुरुआत करनी चाहिए वो जलाशय रिजर्वायर भी बनानी चाहिए। ये गांव लेवल पर करना चाहिए। हर मुखिया की एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको अपने गांव में एक बहुत ही बड़ा आपको वहां पर जलाशय बनाना पड़ेगा। जितना आपके गांव का क्षेत्रफल है उसके लगभग 5% एरिया पे आपको जलाशय बनाना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि हम इस जलाशय में मछली का पालन कर सकते हैं, साथ ही जो बाढ़ का एक्स्ट्रा पानी है उसको यहां रख सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो गांव में गर्मी के दिन में जो वाटर लेवल है, जल का स्तर है, वो भाग जाता है। किसान को वहां खेत में पानी डालने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, पंपिंग सेट से निकलता ही नहीं, कहते हैं भाई वाटर लेवल नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हर गांव तक, पंचायत तक अगर आपके पास बहुत बड़ा रिजर्वायर रहेगा, जलाशय रहेगा, तो इससे आप मछली पालन कर सकते हैं, बाढ़ के पानी को रोक सकते हैं। साथ ही आपके गांव से कभी भी वाटर लेवल नहीं भागेगा। और इसमें अब बिहार के लिए तो सबसे बढ़िया बात है कि बिहार की महिलाओं को छठ के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। हर गांव में अपना रिजर्वायर रहेगा, छठ की पूजा वह अपने यहाँ करें। छठ त्योहार बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार होता है। तो हम ये कहां करें कि आप केवल बाढ़ पर ध्यान दीजिए। आप अगर बेहतरीन ढंग से सिस्टम बनाएंगे तो आप हर चीज का उपाय कर सकते हैं। चौथा, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो गलती कर रही है गवर्नमेंट, हर नदियों पे जो बाढ़ खास करके एरिया है वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर 20-25 किलोमीटर पे बांध बनाना चाहिए, ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। बाढ़ आता क्यों है कि अचानक पानी छोड़ देने से होता। अगर उतने ही पानी को, जो बाढ़ आता है उतने ही पानी को अगर थोड़े थोड़े समय अंतराल पे छोड़ेंगे तो बाढ़ नहीं आएगा। अब जैसे बात करते हैं बंगाल की, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर बंगाल में पूरी तरह से बाढ़ ला देती थी, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस समस्या का निदान करने के लिए भारत से वो अमेरिका गए थे। और अमेरिका की जो टेनेसी नदी थी, उन्होंने देखा कि हमको टेनेसी नदी की तरह भारत में भी बनाना पड़ेगा, कई बांध बनाने पड़ेंगे। तो टेनेसी नदी की जो टेक्नोलॉजी थी, जो उसका पूरा प्रोजेक्ट था, उसी का कॉपी करके भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई। मल्टीपर्पज डैम बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना। मल्टीपर्पज क्यों है? क्योंकि इससे आप नहर निर्माण कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ऊपर से आप ट्रांसपोर्टेशन सड़क ले जा सकते हैं, तो कई काम कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया बहुउद्देशीय परियोजना। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का यह मंदिर साबित होगा। लेकिन आज हम लोग पता नहीं किस दुनिया में फंस के रह गए हैं। तो जिस तरह से बंगाल के बाढ़ की समस्या बंगाल में न छुपी थी, झारखंड में उसे क्या किया गया, बैंक जो बांध बना के रोका गया, उसी तरह बिहार में जो बाढ़ आते हैं इसका समाधान उत्तर प्रदेश में छुपा है, बशर्ते आपको जरूरत है उस पर काम करने की। देखिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में छुपा है, तो इसको पहले गहराई से समझिए। ये राज्य है आपका गुजरात। गुजरात का ये ऊपर वाला कच्छ एरिया है, यहाँ पानी की समस्या है। और ये है आपका राजस्थान। तो कच्छ और राजस्थान का जो एरिया है ये बाढ़ सूखा से ग्रस्त है। महाराष्ट्र वाला एरिया भी पूरी तरह से सूखा से ग्रस्त रहता है। तो इसके लिए नर्मदा नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी अमरकंटक के पास से निकल जाती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ये दो पहाड़ों के बीच से ये नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण गुजरात का सरदार सरोवर बांध था। सरदार सरोवर बांध की मदद से जो नर्मदा नदी का पानी, असंख्य पानी कहाँ चला जाता था, बर्बाद हो जाता था ये अरब सागर में गिरकर। इसे क्या किया गया, मोड़कर हम भेज दिए गुजरात के ऊपर वाले एरिया में। यहाँ से हम राजस्थान भी ले जा सकते हैं और साथ ही इसे महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा सकता है। तो ये जरूरी है। उस समय जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था दामोदर घाटी परियोजना, अभी मोदी जी को क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से जो नदी जाती है, गंगा नदी, जो बिहार में पानी लेके चली जाती है, इतना पानी ये गंगा नदी यूपी से ही लेके चली जाती है बरसात के दिन में कि बिहार पहुंचते पहुंचते गंगा नदी की क्षमता पूरी भर जाती है। अब वो कहती है कि भाई अब हमसे पानी अब ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। इसमें आते मिल जाती है गंडक, कोसी, ये बड़ी बड़ी नदियां आके, अब इससे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि हम इन नदियों को उत्तर प्रदेश में ही पानी को कम कर दे तो आराम से किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेज है, उसका भी उपाय है। आप समझिए, यहां से अगर हम गंगा नदी को मोड़ दे इलाहाबाद से हम मध्य प्रदेश के साइड में, और ये हम जोड़ देते हैं अगर हम नर्मदा नदी में, तो नर्मदा नदी में अगर बाढ़ भी आता है तो सारे बांध को अगर आप खोल देंगे तो
इसका सारा पानी अरब सागर में गिर जाएगा, यहाँ बाढ़ की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो समस्या क्या है कि यहाँ से मध्य प्रदेश का एरिया पहाड़ी एरिया, ये ऊंचा है, वो नीचे है, पानी को कैसे चढ़ाएंगे उसका भी उपाय है। आप पहले समझिए कि गुजरात में इतना ध्यान से रखिए कि नर्मदा नदी में आप जितना भी पानी उड़ेल दीजिए उसका यूज किया जा सकता है। नर्मदा नदी पे बना गया सरदार सरोवर डैम, देखिए इतना भीम का ये डैम है और यहां से आप पानी को छोड़ सकते हैं। इस पानी को गुजरात सरकार अपने एरिया में यूज कर सकती है, इसलिए गुजरात को पानी की कोई समस्या नहीं है। यहां से हम राजस्थान को दे सकते हैं और राजस्थान की मिट्टी तो समुंदर सोख जाएगी, फिर ये नदी क्या चीज है। हमारा टोटल टारगेट ये हो गया कि कैसे भी हम अपने उत्तर भारत की नदियों को नर्मदा जी से जोड़ दें। अगर नर्मदा नदी में जुड़ गया तो नर्मदा नदी पर इतना डेवलपमेंट है, वहां पे इतने बांध है कि इसे कई जगह पे मोड़ा जा सकता है। और अगर कुछ भी नहीं है, एक्सेस पानी अगर हम लोगों ने छोड़ दिया, पूरा नेपाल का पानी अगर यहां छोड़ दिए तो भी सारे फाटक को छोड़ दीजिए, सारा पानी चला जाएगा अरब सागर में। गुजरात के लिए इतना काम किया जा चुका है कि गुजरात को पूरी तरह से सोचिए नर्मदा नदी का बहाव रोक के वहां तक ले गया गया। लेकिन बिहार के लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हमें उत्तर प्रदेश से ही गंगा नदी के फ्लो को कम करके भेजना है, उस नदी को हमें भेज देना है नर्मदा में। नर्मदा से यह नदी अब महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि इस पानी को आप महाराष्ट्र में इस्तेमाल करिए, दक्षिण भारत में ले जाइए, जहां ले जाइए, और यहां से गुजरात राजस्थान सरकार ले जाए। हमें बस जरूरत है कि नर्मदा नदी में एक्सेस पानी देना, तो हम अपनी बाढ़ की समस्या को समस्या समझ के जो हम नर्मदा नदी में उतारेंगे, उस समस्या को राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए एक अवसर साबित होगा। लेकिन सारी समस्या यही 150 किलोमीटर बच जाता है, यहीं तक में हम लोग पूरी तरह विफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, हम चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकते हैं, तो क्या यहां पर हम ड्रेनेज नहीं बना सकते? बना सकते हैं। समझिए कैसे। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब इसके ऊपर भी विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है, यानी दो पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इसलिए ये ज्यादा दूर तक इनका फैलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ओर पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी काट सकते हैं, वो खेत वगैरह में ना घुस सकते हैं। तो नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवा नदी था। ऋषि मुनियों ने इसके बहते जलधारा की वजह से इसे चंचल कहा था। चंचल संस्कृत में रेवा नाम दिया था इसको, रेवा नदी। इसे भूगोल वेता दबंग नदी कहते हैं। दबंग इसलिए कहते हैं कि इसका धारा इतना भयानक रहता है, कुछ भी तोड़ ओड़ के निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है, उत्तर प्रदेश से हमको ले आके ये जो गंगा नदी है यहां तक मिला देना है। अब इसको मिला देने से नर्मदा नदी पर ऑलरेडी बांध है, यहां पर आपको इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, और सबसे आगे अगर यहां देखेंगे तो यहां पर सरदार सरोवर बांध है। तो यहां से हम लोग कई दिशा में मोड़ सकते हैं, उत्तर यहां पर नीचे। तो हमको यहां कैसे पहुंचाना है इसको समझिए। आप देखिए ये नर्मदा नदी कैसे पहाड़ों के बीच में निकल रही है, इसमें कितना भी पानी देंगे तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समस्या ये आ जाती है कि दक्षिण भारत का जो एरिया है ये उठा हुआ है, और जबकि उत्तर भारत का यूपी बिहार ये वाला एरिया है नीचे है। तो नीचे से पानी ऊपर कैसे भेजेंगे? तो देखिए केवल चढ़ान के पास उठा हुआ है, बस ये वाले एरिया से अगर पानी इधर ले आ दीजिए ना तो यहां से ये डगर जाएगा। तो हमको क्या करना है, जैसे आप यहां देखिए कि इस साइड में पानी है और हमको इस साइड में ले आना है। तो ये तो पानी नीचे है और ये ऊपर है, तो कैसे चढ़ाएंगे? तो उसके लिए भी समस्या नहीं है। आपके घर में मोटर लगा है ना, कैसे पानी को 5 तल्ला पे चढ़ा देता है। तो यहां पर आप एक प्लांट बैठाइए और इसमें एक बड़े बड़े पाइप आते हैं सब, इसमें आदमी घुस जाता है इस पाइप में। इस पाइप को यहां से लगा के और यहां पर आप एक पंपिंग स्टेशन बैठाइए, जिस तरह से बिजली को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए जगह जगह पर उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर होता है ना, वैसे ही आप इन नदियों को इस साइड लाने के लिए एक पंपिंग स्टेशन बनाइए। बस ये नदी यहां से पंप कर देंगी, पंप करने के बाद आपको इस तरह से नाले से आपको निकालना पड़ेगा। एक बार अगर उस एरिया से इधर आ गया तो इस एरिया में आप आराम से ड्रेनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ट्रेन के रास्ते में पहाड़ आता है तो क्या ट्रेन लौट जाती है? पहाड़ काट के आखिर बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? तो वो वहां पे हमको इसलिए बना देते हैं, मेट्रो सुरंग खोद देते हैं, क्योंकि वहां से पैसा आने वाला है। पहाड़ काट के ट्रेन निकाल देते हैं, पैसा आने वाला है। और बिहार में लोग मरते हैं तो उससे पैसा थोड़े आना है भाई, बिहार के लोग डेली मरते हैं, इन लोग के लिए कोई मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट ये हमको ये सब सोच से हटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहां पैसा आता है वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ चीजें मानव के लिए जरूरी होती है और ये पॉसिबल है। कैसे मेट्रो चली गई, कैसे पहाड़ काट के ट्रेन निकल दिए गए सब, तो वैसे आप यहां काट के आप इस तरह से पाइप नहीं बिछा सकते। हम थोड़ी करेंगे आप पहाड़ काट के ऊपर से नदी लाइए, नीचे से एक बार खर्च आएगा पाइप डालने का, उसके बाद पानी निकलते रहेगा। पानी को अगर आप कंटिन्यू फ्लो कराते रहेंगे तो कभी भी पानी से बाढ़ नहीं आएगा। अब बस यहां से अगर फ्लो करा के हमको बस एक काम करना है, नर्मदा नदी तक पहुंचा
पहुंचा देना है, नर्मदा से पहुंच गया, महाराष्ट्र भी खुश, उसके यहाँ कोई सूखा नहीं पड़ेगा, गुजरात भी खुश, राजस्थान तक हम इस पानी को ले जा सकते हैं। जहां ऊंचा जगह है वहां आप पानी को मत चढ़ाइए, बल्कि वहां से पाइपलाइन डालिए, वहां अंडरग्राउंड करके ले जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो बताइए ना मेट्रो को कैसे लेके चले गए। मेट्रो को पैसा आ रहा था इसलिए आप कुछ भी कर देंगे, बिहार के लोग मरेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। नेपाल से कितना क्यूसेक पानी छोड़ देता है, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, ये पानी के बहाव को दर्शाता है, कितना बहाव से पानी आ रहा है। जनरली हम आपको यहां मैथमेटिकली नहीं करते हैं, एक क्यूसेक जो होता है वो 28.3 लीटर पानी पर सेकंड, तो हम यहां केवल 28 लिख रहे हैं ताकि गणना करने में आसानी होगी। यानी अगर हम कहते हैं कि 1 क्यूसेक पानी छोड़ा तो आप समझिए 1 सेकंड में 28 लीटर पानी छोड़ रहा है। और पता है नेपाल ने अपने पूरे फाटक खोल दिए हैं कोसी नदी पर, वहां से 18,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। अब बताइए 18,000 क्यूसेक को अगर आप लीटर में बदलेंगे ना तो 5 लाख लीटर पानी हर सेकंड आ रहा है नेपाल से, एक सेकंड। जितना देर में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको ये वीडियो देखते देखते कितना करोड़ पानी घुस जाएगा नेपाल से भारत में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना सेकंड पानी भारत में आ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना मुढ़ी चिवड़ा खरीद रहे हैं कि वहां बांटा जाएगा, टेंट बांटा जाएगा। अरे भाई साहब ये पनिया हर साल आएगा, और इतना भयानक पानी हम लोग को तो पता नहीं रहता है कि भाई साहब जनता तो इतनी सीधी रहती है, उसको ये भी नहीं पता है कितना क्यूसेक पानी, वो सेकंडों दर सेकंड इतना भीषण पानी आ रहा है हर सेकंड। ये कहां ले जाएंगे अगर ले जाने का व्यवस्था नहीं रहेगा, अगर आप लिंक नहीं कर पाएंगे नदियों को तो कुछ नहीं कर सकते। हमको हर हाल में उत्तर भारत की नदियों को नर्मदा जी से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हर साल मरने के लिए तैयार रहिए। अगर हम सीमांचल की बात करेंगे तो बिहार का जो उत्तर पूर्वीय एरिया है, ये पूर्णिया वाला एरिया, ये सीमांचल नदी के लिए, सीमांचल वाले एरिया के लिए भी है। क्या कि कोसी नदी को इधर मेची नदी से जोड़ देना चाहिए, आउट साइड में तीस्ता से, तो कोसी मेची तीस्ता जुड़ जाने से वो बांग्लादेश के रास्ते निकल जाएगी आराम से। तो हम इस एरिया को भी बचा सकते हैं मेची तीस्ता के थ्रू, और इस एरिया को हम लोग ले जा सकते हैं आराम से। हम लोग नीचे वाले एरिया में नर्मदा तक फ्लो करा सकते हैं पानी को। अगर अब बात रही है नीचे वाला एरिया, तो बिहार का जो गया है, नवादा है, ये सब एरिया है। ये इस साइड में आप जमुई वाला एरिया देखेंगे तो पहाड़ी एरिया है। पहाड़ों के बीच में अगर आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत भी अगर दीवार उठा देंगे तो एक बहुत बड़ा बांध बन जाएगा, नेचुरल बांध। गया के एरिया में बड़का बड़का पहाड़ है, और गया में तो पानी इतना कमी हो जाता है कि वाटर लेवल भाग जाता है। तो आप इस एरिया में रिजर्व कर लीजिए ना, यहाँ के पानी को यहाँ लेके आ जाइए तत्काल की। उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये सब एक दिन में पॉसिबल है। आप इसको प्लान लेके चलिए कि हमें ये 2025 तक कंप्लीट करना है, तो आज से शुरू करेंगे तब ना कंप्लीट होगा। कोई प्लाने नहीं है, बाढ़ आ गया चिवड़ा बांट दो, फरवी बांट दो, बिस्किट बांट दो, इससे क्या होने वाला है? ये तो केवल तत्काल मरहम है, घाव अभी भी अंदर है। सबसे बड़ा एक्शन जो होता है ना पॉलिटिशियन का होता है। देखिए अल्टीमेट लास्ट में तो करना उन्हीं को है, तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा। आप देखिएगा अगर कहीं चुनाव होगा तो 11 हेलीकॉप्टर घूमेंगे सब, आप देखेंगे। याद कीजिए आप इसी साल फरवरी महीना को जब दिल्ली में इलेक्शन था, 200 से ज्यादा सांसद लोग दिल्ली पहुंच गए थे प्रचार करने, मंत्रियों की लाइन लग गई थी। क्या अभी उतने सांसद को बिहार लाया जा सकता है? कि आप देखिए ये समस्या बिहार की कितनी है, क्या अभी वो आ सकते हैं? गनीमत कहिए कि इस साल बिहार में चुनाव है, वरना तो कोई देखने नहीं जाता। होता क्या है, जब किसी चीज का उद्घाटन करना है तो भैया मंत्री जी को बुला लो, लेकिन जब बाढ़ आएगी तो सेना को बुलाओ। ये भला करे भगवान इन एनडीआरएफ वालों का, ये नहीं रहते तो लाखों में मौत चली जाती। ये लोग बेचारे कोरोना के बीच में ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस मरीज को हम रेस्क्यू कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को रेस्क्यू कर रहे हैं, कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। इन लोग के बदौलत हम लोग अभी भी बाढ़ को देख रहे हैं। कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम ही नहीं है। गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए, स्पेशली तो हम कहेंगे मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि आपके पास बहुमत है। आप ये जो नदी है इसको जो राज्य सूची में रख दिया गया है, जिससे क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाद है, इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर देना चाहिए। समवर्ती सूची से फायदा क्या होगा, राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी, लेकिन अगर दोनों लड़ गए तो केंद्र की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो केंद्र सरकार जब भी सोचती है तो वो पूरे देश के लिए सोचती है, राज्य सरकार अपने राज्य भर सीमित रहती है। तो नदियों को इस पर प्रोग्राम बनाना चाहिए, और इसको गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नदियों के और बाढ़ के जैसे इतने भयानक मामले पर आप उसे अकेला छोड़ दीजिए कि आप समझिए बिहार की समस्या है। ये बाढ़ समस्या को एक नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए ताकि नेशनल से ज्यादा फंड आ सके। बिहार की एक और समस्या है, यहाँ फंड नहीं है, पैसे नहीं है। यहाँ पे लोग टैक्स कैसे देंगे, ना फैक्ट्री है ही नहीं, आप किसान कितना टैक्स देगा किसी को? मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि आप जो सपना देखते हैं बिहार का औद्योगिकरण होगा, बिहार में इंडस्ट्रीज होंगी, अगर ये बाढ़ रहेगा तो कभी इंडस्ट्री नहीं आएंगी। आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आप एक बार बाढ़ की समस्या खत्म करिए, इंडस्ट्रीज आएंगी, और इंडस्ट्रीज आने से बहुत फायदा होगा। अगर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आती हैं तो लोगों को जॉब मिलता है। जब लोगों को जॉब मिलेगा तो उन्हें सैलरी मिलने से उनके पास इनकम होता है, और जैसे किसी के पास इनकम होने लगता है उसका डिमांड बढ़ जाता है। हम ये खरीद
ले, वो खरीद ले। और यही तो जरूरी है किसी भी देश के लिए कि उसके पास डिमांड होना चाहिए। अगर डिमांड नहीं रहेगा तो फैक्ट्रियां बनाएंगी क्यों किसी चीज को? जैसे डिमांड बढ़ेगा फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बनेगा। जितना आप प्रोडक्शन करते हैं आपको R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर पिछली चीज से अगली चीज थोड़ी डेवलप आती है। आप एक मोबाइल अभी लीजिए, अगले साल लीजिए, उसमें बहुत चेंजिंग आ जाएगी। तो आपको डिमांड बढ़ाइएगा तब ना यहां से प्रोडक्शन बनाएगा और नया नया चीजों का आगे आएगा। चाइना क्यों चला गया? उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ये बनाया, अब सोचा कि अगला और करे और करे। हम कोई चीज सीखते हैं तब तक चाइना में पुराना हो जाता है, क्योंकि चाइना ने डिमांड बना के रखा है वहां पर, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। आपका अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा कीजिएगा, एक्सपोर्ट करिएगा तो आपको टैक्स भी मिलेगा, विदेशी मुद्रा भी मिलेगी, इससे आपकी GDP बढ़ेगी और आप चाइना की बराबरी कर लेंगे। बाकी अगर आप सोचिएगा कि केवल हम लोग ऐसे बातें करके स्ट्रेटजी बना के चाइना की बराबरी कर दे तो नहीं होगा। हमें हर पहलू पर विचार करना पड़ेगा। ये समस्या नहीं है बाढ़ की, केवल हम इसे समस्या बना के रखे हैं। इसे हमें अवसर में बदलना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा भारत दे सकें। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस सब चीजों पर ध्यान देगी। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अभी कोरोना है और बाढ़ है, हम आप सबकी समस्या समझते हैं, बिहार वालों की है। हम आपकी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या को नेशनल मीडिया जो बिहार की समस्या को नहीं वैल्यू देता है, हम आपसे वादा करते हैं हम इसे पूरी जोर से हम सरकार तक उठाएंगे। जो स्टूडेंट्स का जॉब का इशू है इसको भी उठाया जाएगा, किंतु अभी कोरोना की वजह से आप खुद समझते हैं, विद्यार्थी समझदार हैं कि जिनका जॉब था कोरोना ने तो उनका जॉब ले लिया, तो नया कैसे हो सकता है? जब तक कोरोना का एक ठोस हल नहीं हो जाता तब तक हम जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे समस्याओं को हम उतने बड़े लेवल पर नहीं उठा सकते हैं। लेकिन हमारा वादा है आपसे कि कोरोना और ये बाढ़ की समस्या के बाद हम इस पर आपको बिहार की समस्याओं को नेशनल लेवल तक जरूर उठाएंगे ताकि सरकार कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए। आप सबके प्रयास से हमें अपने बिहार को पुराना मगध जैसा साम्राज्य बनाना है, ताकि मगध जैसा समृद्ध होने से पूरे बिहार के साथ साथ देश का भी विकास हो, और ये जरूरी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बिहार के कुछ मूलभूत समस्याओं एवं उसके समाधान के साथ। आप देखते रहिए बिहार तक। जय हिंद।